पिछली वीडियो में हम लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले पहले प्रश्न पत्र का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त किया था। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ पॉइंट कवर किए थे। शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग इसी का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। शिक्षण सिद्धांत को 3 बड़े वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत, ठीक है ना। आइए हम लोगों ने इसको विस्तार से डिस्कस करें। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, यह सिद्धांत तत्व विज्ञान एवं ज्ञानवाद की उपसंज्ञा पर आधारित होता है। इतिहास की दृष्टिकोण से यह सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, ठीक ना। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत वर्ग के अंतर्गत 4 सिद्धांत आते हैं, जिन्हें 4 उपवर्ग सिद्धांत कहते हैं, यानी कि इसे 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत, चौथा है संचयकरण शिक्षण सिद्धांत, चौथा है परस्पर खोजबीन का सिद्धांत। आते हैं हम लोग, पहले हम लोग विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत का डिस्कस करते हैं। इसके जन्मदाता सुकरात हैं। इसके जन्मदाता कौन है? सुकरात। सुकरात वाज ए ग्रेट फिलासफर ऑफ हिज टाइम। अपने समय का महान दार्शनिक था। वो घूम घूम के शिक्षा दिया करता था और अपने विचारों से लोगों को प्रभावित भी करता था, ठीक ना। ठीक है, चलिए। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बालक के पास सब कुछ ज्ञान उसके अंतर्गत निहित होता है, केवल शिक्षक उसे बाहर लाता है, उभारता है। यानी कि बालक के पास ऐसा नहीं होता ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर सारे ज्ञान होते हैं, उसको केवल वो निखारता है, बाहर लाता है अपने तरह तरह के युक्तियों द्वारा। इसके लिए शिक्षक को प्रश्न पूछने की विधि अपनानी चाहिए। प्रश्न द्वारा बालक के अंतर्गत जो भी उसके अंदर है उसे उभारना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, तो इसे ही विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसका जन्मदाता सुकरात है, ठीक ना। सुकरात घूम घूम के लोगों को शिक्षा दिया करता था और उसके बहुत सारे अनुयायी होते थे जो एक जगह बैठ के उसकी बातों को सुनते थे। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत, यह सिद्धांत हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बालक के मस्तिष्क को कोरी परिपाटी माना है, ठीक ना। इस पर शिक्षक अपने संप्रेषण द्वारा अंकित कर सकता है, ठीक ना। यानी कि शिक्षक जो अपने संप्रेषण, अपने विचार, अपने लेक्चर के द्वारा उस बात को उस बालक के पास पहुंचाना चाहता है जिसको बालक समझ जाए। जब वो समझेगा तभी हम संप्रेषण मानते हैं। यदि हमारी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो हम संप्रेषण हुआ ही नहीं। यानी कि टीचर की बात अगर बालक समझ गया तो संप्रेषण विधि पूरा हुआ, यानी कि हम संप्रेषित उसको कर दिए, ठीक ना। शिक्षक के पास संपूर्ण ज्ञान होता है और वही इस ज्ञान को बालक को सिखाता है, उसकी, ठीक ना। क्या करता है? उसको ज्ञान को सिखाता है और ऐसा व्याख्या करता है ताकि कक्षा में उसको सारी बातें समझ में आएँ। इसके लिए वो तरह तरह की क्रियाएं करता है, बताता है, दिखाता है और कुछ क्रियाओं का सहारा लेता है जिससे बालक उससे संप्रेषित हो जाए, यानी कि उसकी बातों को समझ ले, ठीक है ना। तीसरा, संचयकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल विचार है कि विद्यार्थियों को शिक्षण द्वारा एक वांछित आकृति या ढांचे में ढालना चाहिए। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को बालक को एक अच्छे रूप में ढालना चाहिए, एक अच्छे रूप में तैयार करना चाहिए, एक अच्छी क्रिया विधि से उसको समझाना चाहिए, यानी कि उसको अच्छे तरीके से ढालना चाहिए। मानव व्यक्तित्व अपने वातावरण के अभाव से
ही बनता है और संवरता है। यानी कि हमारे पास जो वातावरण होंगे उन्हीं से हम सीखेंगे और वैसा ही प्राकृतिक करेंगे। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वातावरण को सही करे, ठीक ना, ठीक है। इसी तरह इस कारण बालक को शिक्षा देने में उत्तम वातावरण पर बल देना चाहिए। इसके पहले ही मैंने बोला कि वातावरण को, सबसे पहले वातावरण को ठीक करना चाहिए। यानी कि वातावरण जब ठीक रहेगा तो टीचर और छात्र दोनों समझने के लिए, एक दूसरे को की बात को कैच करने के लिए, ठीक ना, तत्पर होंगे। अगर वातावरण ठीक नहीं है तो शिक्षक का पढ़ाने में मन नहीं लगेगा और बालक का उसको ग्रहण करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए वातावरण का होना जरूरी है। इसी प्रकार के उत्तेजक प्रदान करना चाहिए। यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा इसी चीज़ समझाएं तो बालक के मन में आए कि हम इस बात को समझ रहे हैं और सर सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक ना, चाहिए, ताकि उनमें वांछित आदतों का विकास हो। यानी कि ऐसे आदतों का विकास हो जो पॉजिटिव हो, नकारात्मक आदत नहीं, सकारात्मक आदत का विकास हो, ठीक ना। आदत दो प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। परस्पर खोजबीन का सिद्धांत, यह सिद्धांत विद्यार्थियों और अध्यापकों की परस्पर खोज पर बल देता है। यह समस्या समाधान विधि को महत्व देता है। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों भाग लेते हैं। शिक्षक को पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है और यह भी खोज करना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ को हम ढूंढ के लाएं और बच्चे के सामने रखें, ठीक ना। इसीलिए इसको परस्पर खोजबीन की विधि कही गई है। इस सिद्धांत में यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में खोजबीन करके नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि औपचारिक विधि में चार प्रकार की विधि, इसे चार प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विचारोत्पादक सिद्धांत, यानी कि अपने विचारों को दूसरों को देना, सुकरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है संचयकरण का, ठीक ना। तीसरा है परस्पर खोजबीन का। तो पहला जो था औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, ये कंप्लीट हुआ, जिसके 4 पार्ट हैं। अगला है वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत, इसको हम लोग अब कल करेंगे। आज के लिए इतना।